Hello students, welcome back to your channel. My dear, आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ खराब है, गला बैठा हुआ है, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको डेली एक लेक्चर मिलेगा, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझ आपको प्रॉपर आएगा। लेकिन आवाज़ मेरी थोड़ी सी फटी हुई है आज, क्योंकि गला खराब है। ऑलरेडी हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कर चुके हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी हमने फिनिश कर दिया, और नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट हमने शुरू किया है चैप्टर, और इसके भी 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी मेरे बच्चे अपलोड कर चुका हूं। आज इसका हम 3rd पार्ट करेंगे और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। बड़े प्यार से एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर अच्छे से कवर करते जाएंगे। बस मेरे बच्चे, आपने कोई लेक्चर मिस नहीं करना, रेगुलर उसको अटेंड करना है। और हाँ, जब भी लेक्चर अटेंड करें बिना कॉपी पेन के मत करें, तो हो जाइए तैयार, अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे सिटीजनशिप। बड़ा कॉमन आप ये टर्म यूज करते हैं ना, वो इंडिया का सिटीजन है, वो यूएसए का सिटीजन है, मेरे अंकल को कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है। बेटा सबसे पहले समझ लीजिए, सिटीजनशिप जो है ये एक लीगल कंसेप्ट है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सिटीजनशिप जो है एक लीगल कंसेप्ट है। अब एक पर्सन सिटीजन कब होता है किसी कंट्री का? जब 2 बातें को फुलफिल करता है। नंबर 1, अगर उस पर्सन का उस कंट्री के अंदर बर्थ हुआ हुआ, जैसे कि मान लो इंडिया की बात करें, अगर एक पर्सन इंडिया में बॉर्न है तो ऑटोमेटिकली वो इंडिया का सिटीजन बन गया। यानी अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए कनाडा की, और अगर आपका कनाडा में बर्थ हो गया तो ऑटोमेटिकली आपको मिल गई, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सेकंड तरीका क्या होता है, अगर आप इंडिया में बॉर्न नहीं किए या किसी कंट्री में आप बॉर्न नहीं हुए, आपको उस कंट्री की सिटीजनशिप चाहिए, तो जो उसका लॉ कहता है, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, अगर आप उसको फुलफिल कर देंगे तो आप उस कंट्री के सिटीजन बन जाएंगे। कि मान लीजिए कोई भी लीगल प्रोविजन है, जो भी उनका लॉ कहता है, अगर आपने वो सारे फुलफिल कर दिए तो आपको सिटीजनशिप उस कंट्री की मिल जाएगी। तो ये कंसेप्ट होता है मेरे बच्चे सिटीजनशिप का। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है रेजिडेंटशिप। अब पहले याद रखिए कि जो रेजिडेंटशिप है ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मेरे बच्चे। जो रेजिडेंटशिप है ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है, और जो सिटीजनशिप होता है वो लीगल कंसेप्ट है। अब एक पर्सन को हम नॉर्मल रेजिडेंट कब कहते हैं कंट्री का? नंबर 1, अगर वो उस कंट्री में रहता है मोर देन 1 ईयर। अब इंडिया में हम कहते हैं अगर एक पर्सन 1 साल से ज्यादा टाइम रह गया हमारी कंट्री में, एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है, तो हम उसको बोलेंगे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। सिंपल सी बात है। एक पर्सन, मान लो कोई, सपोज करो जापान का बंदा आया इंडिया में, अब इंडिया में आके वो सेटल हो गया, उसको इंडिया में रहते हुए 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अब इंडिया में ही है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब दूसरी बात याद रखेंगे, अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ 1 कंट्री एंड एट द सेम टाइम रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। जैसे वो जापान का बंदा इंडिया में आया, तो वो सिटीजन कहाँ का है? जापान का, क्योंकि उसका बर्थ वहां पे हुआ है। लेकिन अब वो इंडिया में सेटल हो गया तो इंडिया का वो नॉर्मल रेजिडेंट हो गया। यानी एक पर्सन एक कंट्री का सिटीजन हो सकता है, दूसरी कंट्री का रेजिडेंट भी हो सकता है। तो ये बात क्लियर हो गई। बेटा थोड़ा सा मेरा गला खराब है, बड़े ध्यान से सुनोगे तो आपको सब समझ आएगा अच्छे से। अब आगे चलते हैं। कमिटमेंट की बात होती है ना बेटा, कमिटमेंट की हुई आप लोगों से कि डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा तो मिलेगा। आज गला थोड़ा सा खराब है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा झेल लेना मेरे को, मेरी आवाज को भी झेल लेना, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करूंगा, आई प्रॉमिस। तो नॉर्मल रेजिडेंट अब आपको समझ आ जाना चाहिए। अ नॉर्मल रेजिडेंट में बी डिफाइंड एज ए पर्सन हु ऑर्डिनरी लिव्स इन ए कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। कि एक पर्सन जो उस कंट्री में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अगर उसी कंट्री में है, तो उसका वो क्या होगा? नॉर्मल रेजिडेंट।
अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट कि एक नॉर्मल रेजिडेंट की क्या फीचर्स होनी चाहिए। सर नंबर वन, द नॉर्मल रेजिडेंट इज नॉट नेसेसरली द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। मैंने अभी आपको बताया ना, हो सकता है वो सिटीजन ना हो। अब सपोज करो इंडिया का एक पर्सन होता है, ठीक है, वो यूएसए में जाता है। अब यूएसए में जाके वो सेटल हो जाता है, तो वही उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ हो जाता है, यूएसए में। तो यूएसए का वो क्या बन गया, नॉर्मल रेजिडेंट, लेकिन सिटीजन वो अभी भी इंडिया का है। ऐसे ही मैंने जापान वाले का एग्जांपल दिया, तो यानी एक पर्सन एक कंट्री का सिटीजन हो सकता है, दूसरी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट भी हो सकता है। नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। याद रखिएगा, नॉर्मल रेजिडेंट इंडिविजुअल्स भी होते हैं और हमारी कंट्री के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी होते हैं। फॉरेनर विजिटर इन कंट्री फॉर वेरियस पर्पसेज। अगर आपके कोई फॉरेनर आया कंट्री में विजिट करने के लिए, अलग अलग कामों के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए आया, पढ़ने के लिए आया, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया, तो उसको हम कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही उसका काम कंप्लीट होगा, पढ़ाई कंप्लीट होगी, उसका जो ट्रीटमेंट है वो हो जाएगा या वो घूम फिर के वापस चला जाएगा, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहीं भी इंडिया में नहीं है, तो हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं करेंगे। द सीजनल वर्कर, क्रू मेंबर्स होते हैं ना, जो फॉरेन वेसल्स के कमर्शियल ट्रैवलर्स होते हैं, इनको भी कभी हम नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये कहीं भी किसी कंट्री में स्टे नहीं करते मोर देन 1 ईयर, तो इनको भी नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं करेंगे। द फॉरेनर हु केम टू द कंट्री फॉर पर्पज ऑफ इंस्टॉलिंग मशीन। मान लो कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में आए, कोई मशीनें वगैरह इंस्टॉल करने के लिए, कोई प्लांट वगैरह लगाने के लिए, उन्हें 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, लेकिन उनका जैसे ही पर्पस खत्म होगा वो इंडिया से बाहर वापस चले जाएंगे, तो उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है। एक काम करने आए थे, जैसे वो काम कंप्लीट हुआ वो वापस चले जाएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हमारी होती हैं, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, इनको भी हम कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करते, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फिर मेरे बच्चे, जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं, ये उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं जिस कंट्री में ये रहते हैं, ना कि जिस कंट्री में ये जॉब करने जाते हैं। नहीं समझ आया, मैं क्लियर करता हूं। देखो, मान लो 2 कंट्रीज हैं, सपोज करते हैं 2 कंट्रीज हैं हमारे पास, एक कंट्री है ए और एक कंट्री है बी, और ये बीच में है बॉर्डर, ठीक है। अब ए कंट्री का बंदा क्या है, बी कंट्री में जा रहा है जॉब करने के लिए, लेकिन रात को वापस अपने कंट्री में ही आ रहा है, सुबह जाता है शाम को वापस आ जाता है अपने देश में। तो ये जो है नॉर्मल रेजिडेंट किसका माना जाएगा, ए कंट्री का, जहां पर ये रहता है, ना कि जहां ये जॉब करने जा रहा है। तो बॉर्डर वर्कर्स का ध्यान रखेंगे, जिस कंट्री में ये रहते हैं उसके नॉर्मल रेजिडेंट है, क्योंकि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वही है, पैसे कमा के दोबारा वापस अपनी कंट्री में आ रहा है, ना कि उस कंट्री का माना जाएगा नॉर्मल रेजिडेंट जहां वो जॉब कर रहा है। फिर मेरे बच्चे, ऑफिशियल, डिप्लोमेट, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, किसी भी कंट्री के अगर फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं तो वो हमेशा उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट रहेंगे जहां से वो बिलोंग करते हैं। देखो ना, मान लो इंडिया का एम्बेसडर है, ठीक है, इंडिया का कोई हमारा जो कहते हैं डिप्लोमेट है, यूएसए में रह रहा है, जापान में रह रहे हैं, चाइना में रह रहे हैं, पूरी उम्र वहां पे रहे, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमेशा कहाँ होगा, इंडिया में, तो उसको हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बात समझ आ गई? तो ये होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। अब आता है अगला क्वेश्चन, सर डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? अब देखो, अगर हम एक नॉर्मल बंदे से पूछे ना व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, तो वो क्या बोलेगा कि जो पॉलिटिकल फ्रंटियर होता है वही तो डोमेस्टिक टेरिटरी है। भाई पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं आपको कोई मैप दे दूं, सपोज करो किसी कंट्री का मैप है कुछ इस तरह से, सपोज करते हैं एक कंट्री का मैप है कुछ ऐसे, तो हम कहेंगे जो मैप के अंदर जो एरिया आ रहा है, दिस इज माय डियर डोमेस्टिक टेरिटरी। इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल फ्रंटियर। लेकिन मेरे बच्चे, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर नहीं होता, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हम इंक्लूड करते हैं। तो पहली बात क्लियर करनी है कि डोमेस्टिक टेरिटरी पॉलिटिकल फ्रंटियर नहीं है। इन कॉमन लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स ओनली पॉलिटिकल फ्रंटियर, बट माय डियर, व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड to the areas of ownership under political frontier of a country, but also refers to the
एरियाज ऑफ ऑपरेशन जनरेटिंग डोमेस्टिक इनकम। बड़े ध्यान से समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है वो सब एरियाज जहां से डोमेस्टिक इनकम जनरेट हो रही है, माय डियर, दे कम अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो सब एरियाज आते हैं जहां से हमारी डोमेस्टिक इनकम जनरेट होती है। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि नंबर 1, डोमेस्टिक टेरिटरी में सबसे पहले आता है हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर। जो मैंने आपको बताया ना, मैप के अंदर जो एरिया होता है सर, वो हमारा सबसे पहले आता है डोमेस्टिक टेरिटरी में, नंबर 1। दूसरा मेरे बच्चे, जो फिशिंग वेसल्स होते हैं, ऑयल नेचुरल गैस फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो हम इंटरनेशनल वाटर के अंदर यूज कर रहे होते हैं एक्सट्रैक्शंस के लिए, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। देखो कुछ ना इंटरनेशनल वाटर होता है, अगर हमें उसमें एक्सक्लूसिव राइट मिला हुआ है एक्सट्रैक्शन करने का, यानी वहां से हमारी डोमेस्टिक इनकम जनरेट हो रही है, मतलब वहां से ऑयल फिशिंग वेसल को यूज कर रहे हैं, ऑयल नेचुरल गैस को यूज कर रहे हैं, तो यानी हम उनको एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वहां से और हमें वो चीज ऑथराइज्ड है, तो सर ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि यहां से जो इनकम जनरेट होगी वो हमारी डोमेस्टिक इनकम ही मानी जाएगी। देन एम्बेसीज एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी कंट्री की एम्बेसी, कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी भी कंट्री में हो, सर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है। इंडिया की एम्बेसी कनाडा में है, यूएसए में है, जापान में है, चाइना में है, वो रहेगी क्या, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। इसी तरह उल्टा भी समझ लो, अगर यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है तो वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी है, हमारी नहीं। हमारे लिए वो एक तरह से अब्रॉड हो गया। समझ आ रही है मेरी बात? दिल्ली के अंदर आप चले जाओ, बहुत सारी एम्बेसीज वहां पे हैं, तो सर वो एम्बेसीज उन्हीं कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएंगी जिस कंट्री की वो एम्बेसी है। हमारे लिए वो एक तरह से क्या हो गया, फॉरेन हो गया, अब्रॉड हो गया। समझ आ रही है मेरी बात? देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, हमारी कंट्री के शिप्स और एयरक्राफ्ट कहीं भी जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि वहां से जो इनकम जनरेट हो रही है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम ही मानी जाएगी। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीजें आती हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट का पहले एग्जाम्पल, जैसे कि कोई इंडियन अगर आईएमएफ के ऑफिस में काम कर रहे जो कि इंडिया में है, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट ही माना जाएगा। इंडियन कोई एम्प्लॉयड है किसी फॉरेन एम्बेसी के अंदर जो यूएसए में है, फॉरेन एम्बेसी ऑफ यूएसए इन इंडिया, अगर यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है और वहां कोई इंडियन काम कर रहा है, तो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट ही माना जाएगा, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही है। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन कनाडा, अब इंडिया का एम्बेसडर कनाडा में रह रहे, लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट का है इंडिया में, तो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है। फॉरेनर लिविंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, अब एक फॉरेनर इंडिया में रहते हो 1 साल ज़्यादा टाइम हो गया उसको, अब वो इंडिया में ही सेटल हो गया, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। फिर आता है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इसके एग्जांपल बताइए। अभी ना एनआरआई वाला कंसेप्ट समझो ध्यान से, बड़ा कॉमन हम यूज करते हैं एनआरआई। क्या होता है एनआरआई? नॉन रेजिडेंट इंडियन। क्या मतलब है? जब एक इंडियन बाहर किसी कंट्री में जाके सेटल हो गया और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया से खत्म हो गया, तो हम उसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, राघव की जॉब लगी, यूएसए में गया, ठीक है। अब यूएसए में गया, वहां से पैसे कमा के अपने देश में भेज रहा है, अभी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? इंडिया में, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है। जॉब चाहे वो यूएसए में कर रहे हैं, पैसे कमा के इंडिया भेज रहे। लेकिन थोड़े टाइम के बाद राघव की शादी हो गई, इसको वहीं पे एक मेम पसंद आ गई, अब ये वहीं सेटल हो गया, अब ये इंडिया में पैसे कमा के वापिस नहीं भेज रहा, अब इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? यूएसए में, तो इसको बोलेंगे एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। वो इंडिया के लोग जो बाहर जाके सेटल हो जाते हैं, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया से खत्म हो जाता है, उनको बोलते हैं एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसके एग्जांपल दे सकते हैं। अब जैसे कि एम्बेसडर फॉर कनाडा इन इंडिया, अब कनाडा का एम्बेसडर इंडिया में रह रहे, हमारा नॉन रेजिडेंट है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमेशा कहाँ है? कनाडा में। फॉरेनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, भाई इंडियन एम्बेसी में एक फॉरेनर काम कर रहा है यूएसए के अंदर है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री में ही है, तो हमारा वो क्या है? नॉन रेजिडेंट। फॉरेनर वर्किंग इन ऑफिस ऑफ WHO लोकेटेड इन इंडिया,
अब WHO के ऑफिस में काम कर रहे हैं, इंडिया में लोकेटेड है, तो उसका जो इंटरेस्ट है हमारे इंडिया में नहीं है, अगेन नॉन रेजिडेंट इंडिया। टेक्निकल एक्सपर्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज who work in India for a period of less than 1 year। एक टेक्निकल एक्सपर्ट आया, इंडिया में काम किया 1 साल से कम टाइम के लिए, काम करके वापस चला गया, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहीं भी इंडिया में नहीं है, वो भी क्या है मेरे बच्चे, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यानी तुमने दिमाग में सिर्फ क्या रखना है, जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है तो हमारा रेजिडेंट है, अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है वो हमारा रेजिडेंट नहीं है। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट। बड़ा कॉमन आपने सुना होगा, ये हम कई बार यूज करते हैं। कल भी मैं आपको बता रहा था ट्रांसफर पेमेंट कि नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड नहीं करते। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफर पेमेंट होती क्या है। देखो, ट्रांसफर पेमेंट के बारे में याद रखना, नंबर 1, ये जो पेमेंट्स होती हैं ये यूनिलैटरल पेमेंट्स होती हैं, वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं, एंड दे डोंट कॉन्ट्रीब्यूट माय डियर टू द नेशनल इनकम। डू नॉट गिव एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम। वो पेमेंट जो वन साइडेड है, जिनसे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही, कोई नेशनल इनकम में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, हम उन्हें बोल देते हैं ट्रांसफर पेमेंट। देखो अब भाई वर्ड सुना आपने, यूनिलैटरल, इसका क्या मतलब है, वन साइडेड। देखो नॉर्मल पेमेंट्स पता कैसी होती है, बायलैटरल। जब दुकानदार के पास गए, आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको सामान दे दिया, ये क्या है, बायलैटरल पेमेंट। यूनिलैटरल होती है वन साइडेड, जैसे आप किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में गए, आपने वहां को डोनेशन दे दिया, बदले में कुछ लिया तो नहीं, ये वन साइडेड है, यूनिलैटरल पेमेंट है, और इससे कोई आपकी इनकम भी जनरेट नहीं हुई, कोई नेशनल इनकम में कॉन्ट्रीब्यूट भी नहीं किया, तो ये क्या है, ट्रांसफर पेमेंट। तो ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, वन साइडेड पेमेंट होते हैं यूनिलैटरल, जिनसे कोई इनकम जनरेट नहीं होती। हम ऐसा भी कह सकते हैं, दीज आर दोज इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। अब इनकम तो रिसीव कर रहे हो, पैसे तो रिसीव कर रहे हो, लेकिन बदले में कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दे रहे। जैसे आपने सुना होगा हमारे इंडिया में स्कीम है ओल्ड एज पेंशन, जो बुजुर्ग है ना उनको ओल्ड एज पेंशन मिलती है, लेकिन बिना कुछ किए दरें मिल रही है, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे वो, तो ये भी क्या है, ट्रांसफर पेमेंट। अब इस कंसेप्ट को हम 2 पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। 2 तरह की होती है ट्रांसफर पेमेंट, एक होता है करंट ट्रांसफर, एक होता है कैपिटल ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर्स क्या होते हैं, सिंपल याद रखो, वो ट्रांसफर्स जो करंट इनकम में से दिए जाएंगे, जो पे कर रहे हैं, और जिसको दे रहे हैं करंट इनकम में ही उसकी ऐड होंगे। सिंपल है। क्या होते हैं करंट ट्रांसफर्स, करंट ट्रांसफर्स वो होते हैं मेरे बच्चे विच आर पेड आउट ऑफ द करंट इनकम ऑफ द पेयर। जो पे कर रहा है उसी करंट इनकम में से पे किए जाएंगे, एंड आर एडेड टू द करंट इनकम ऑफ रिसिपिएंट, और जिसको दे रहे हो उसी करंट इनकम में ही वो रिसीव हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं करंट ट्रांसफर। एग्जांपल ले लेते हैं, जितने भी हमारे रेगुलर टैक्स हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ठीक है, जीएसटी, ये हमारी रेगुलर इनकम में से जाते हैं, करंट इनकम में से, और गवर्नमेंट की करंट इनकम में ही ऐड हो जाते हैं। तो क्या है ये करंट ट्रांसफर्स। और ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, ये सब क्या है, करंट ट्रांसफर्स। करंट इनकम में से जाएंगे पेयर की, और करंट इनकम में रिसिपिएंट की ऐड हो जाएंगे, हम इनको बोलते हैं करंट ट्रांसफर्स। दूसरे आते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स क्या है, जो मेरे बच्चे पास्ट सेविंग में से दिए गए हैं। कहां से दिए गए हैं, ये पास्ट सेविंग में से, दे आर मेड आउट ऑफ द पास्ट सेविंग एंड वेल्थ। जो डोनर है उसकी पुरानी सेविंग में से, पुरानी वेल्थ में से दिए जा रहे हैं, एंड दे कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ रिसिपिएंट, और इससे क्या हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, हम इसको बोलेंगे कैपिटल ट्रांसफर्स। क्या है कैपिटल ट्रांसफर, जो पास्ट सेविंग में से दिए गए, पास्ट वेल्थ में से दिए गए, एंड दे लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द रिसिपिएंट। समझ आ रही है मेरी बात, इन्हें बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स। जितने भी इरेगुलर टैक्स है मेरे बच्चे, जैसे कि ये देखो, इनहेरिटेंस टैक्स, स्टेट ड्यूटी, जिन्हें आपने कभी सुना भी नहीं होगा, टैक्स ऑन कैपिटल गेन, जितने भी इरेगुलर टैक्स हैं मेरे बच्चे, सारे क्या होते हैं माय डियर, कैपिटल ट्रांसफर। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स, वॉर डैमेजेस होते हैं ना कई बार, जैसे बजट आया पीछे, तो बजट में गवर्नमेंट ने किसी एरिया को डेवलप करने के लिए बहुत सारी ग्रांट्स दे दी। सरकार ने कहां से दिया, ये अपनी ट्रेजरी में से दिया, पास्ट सेविंग में से दिया, और इससे क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, उनकी रोड्स बनेंगी, ब्रिजेस बनेंगे, डैम बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए दिया। तो क्या है ये, कैपिटल ट्रांसफर्स।
फिर मेरे बच्चे लास्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अभी जो हमने डिस्कस किया फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम, तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। भाई डिफरेंस बताओ फैक्टर इनकम में और ट्रांसफर इनकम में। सबसे पहले देखो फैक्टर इनकम क्या होती है। जब भी अपने आप को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसी को देते हैं तो उसके बदले में जो आपको पैसे देता है, आपकी सर्विसेज के लिए देता है, वो क्या होती है? फैक्टर इनकम। जैसे मैंने किसी को अपना लैंड यूज करने के लिए दी तो उसने बदले में क्या दे दिया? रेंट। क्या है ये? फैक्टर इनकम। मैंने किसी को अपनी लेबर दी, उसने बदले में क्या दे दिया? मेरे को वेजेस। तो ये भी क्या है? फैक्टर इनकम। तो पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज फैक्टर इनकम? इट इज इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जब फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की, उसके बदले में जो उनको इनकम हुई, दैट इज फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या है? इट इज इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। बताया ना मैंने, ओल्ड एज पेंशन बुजुर्गों को दे रहे हैं लेकिन वो कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, बदले में कुछ नहीं दे रहे, तो वो क्या है? ट्रांसफर इनकम। नेचर की बात करें सर, फैक्टर इनकम जो है ये नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में, दोनों में इंक्लूड होती है। याद है मैंने ये पॉइंट कराया था आपको कल लास्ट लेक्चर में कि डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में ट्रांसफर फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे पर ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं करते। माइंड वन थिंग, नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं करना। किसको इंक्लूड करना है? फैक्टर इनकम को। कंसेप्ट, फैक्टर इनकम एक अर्निंग कंसेप्ट है। जब आपने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की, बदले में उसने आपको फैक्टर इनकम दी, तो आप इसे अर्न कर रहे हो। इट इज अर्निंग कंसेप्ट। इट इज ए रिसिप्ट कंसेप्ट। ये सिर्फ आप रिसीव कर रहे हो बिना कुछ किए धरे। गिफ्ट मिल गया, डोनेशन मिल गई, बिना कुछ किए धरे। क्या है ये? रिसिप्ट कंसेप्ट। दैट इज ट्रांसफर इनकम। अब आता है अगला पॉइंट, रिसिपेंट। फैक्टर इनकम जो होती है इसे कौन रिसीव करता है? इट रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जिसके पास कोई लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, कोई एंटरप्राइजेज है, तो जो फैक्टर प्रोवाइड करेगा उसके बदले में उसको फैक्टर इनकम मिलेगी। ट्रांसफर इनकम कौन रिसीव करता है? हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी रिसीव करती है ट्रांसफर पेमेंट। जैसे होता है ना कई बार, जैसे पीछे आप देखो हिरोशिमा नागासाकी के अंदर बम गिरा तो पूरा तबाह हो गया सारा कुछ, तो पूरी कंट्रीज ने उसकी हेल्प करी, बहुत सारी कंट्रीज ने उसको रीबिल्ड करने के लिए उसे डोनेशन वगैरह दे रहे थे। तो ये क्या था? माइग्रेट ट्रांसफर पेमेंट। यानी ट्रांसफर पेमेंट जो होती है, ट्रांसफर इनकम हमारी जो गवर्नमेंट भी रिसीव करती है, हाउस होल्ड भी रिसीव करते हैं। एग्जाम्पल फैक्टर इनकम का मैंने बताया आपको, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब क्या है? फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम का एग्जाम्पल स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। बेटा याद रख लेना, टीचर कई बार पूछ लेता है कि बताओ इनमें से कौन सा ट्रांसफर इनकम है, कौन सा फैक्टर इनकम है, तो पता होना चाहिए। स्कॉलरशिप हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गया, गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, जितने भी टैक्सेस हैं, ये सब क्या है? ट्रांसफर इनकम। क्लियर है? तो मेरे को लगता है आपको ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब मेरे बच्चे नेक्स्ट टाइम मैं क्या कराऊंगा आपको? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आपको पता होगा अच्छे से कि नेशनल इनकम के अंदर 3 मेथड्स हैं जिनको हम नेक्स्ट शुरू करेंगे, और इनमें से अक्सर हमेशा न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो बच्चे कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना, अच्छे से सुनना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसको साथ साथ नोट करते रहो। और आपको लेक्चर अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।